गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अरियामा ज्ञान संबोधि में आप सभी का स्वागत है। आज की इस ज्ञान संबोधि में हम हिंदी वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी गद्य खंड के अंतर्गत सीरीज 8 करेंगे। सीरीज 8 के अंतर्गत हम संस्कृति अध्याय पर चर्चा करेंगे। यह अध्याय 10वीं कक्षा का अति महत्वपूर्ण अध्याय है। इसके लेखक हैं भदंत आनंद कौशल्यायन। चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। संस्कृत व्यक्ति को लेखक ने विचारवान कहा है। संस्कृत व्यक्ति हम उसको कहते हैं जो विचारवान होता है, समाज के बारे में सोचता है, मानवता का चिंतन करता है, जिसका तन ढका होता है, पेट भरा होता है, लेकिन फिर भी वह दिन रात मानव के लिए जागता है, मानवता के लिए चिंतन करता है। उसे हम संस्कृत व्यक्ति कहते हैं और वह विचारवान होता है। दूसरा प्रश्न देखिए। सभ्यता संस्कृति का परिणाम है और संस्कृति सभ्यता का परिणाम है। यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। सभ्यता संस्कृति का परिणाम है और संस्कृति सभ्यता का परिणाम है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। सभ्यता से ही संस्कृति की पहचान होती है और संस्कृति से ही सभ्यता की पहचान होती है। तीसरा प्रश्न देखिए। सबसे अधिक प्रयोग में आने वाले और सबसे कम समझ में आने वाले शब्द हैं सभ्यता और संस्कृति। ये सबसे ज़्यादा प्रयोग में भी आते हैं। अक्सर हम कहते हैं वह बड़ा सभ्य व्यक्ति है, अक्सर हम कहते हैं वह बड़ा सुसंस्कृत व्यक्ति है, लेकिन ये शब्द प्रयोग में भी आते हैं और कम समझ में भी आते हैं क्योंकि इसकी व्याख्या करना सरल नहीं है। चौथा प्रश्न देखिए। लड़ने कटने की पृष्ठभूमि में रहने वाले सबसे बड़े विकार का नाम तृष्णा है। तृष्णा हम कहते हैं एक ऐसी इच्छा जो कभी पूरी नहीं होती है और पूरी हो जाती है तो फिर कोई नई इच्छा जाग जाती है। तो लड़ने कटने की पृष्ठभूमि को तैयार करने वाला एक प्रकार का विकार है, एक प्रकार की कमी है, एक प्रकार की बुराई है। उसका नाम है तृष्णा, इच्छा, कभी ना पूरे होने वाली इच्छा। अगला देखिए। प्रज्ञा से जुड़ा जीवधारी है मानव। प्रज्ञा हम कहते हैं बुद्धि को, प्रज्ञा हम कहते हैं क्षमता को। तो क्षमता, बुद्धि, प्रज्ञा ये सभी के सभी पर्यायवाची शब्द हैं और प्रज्ञा से जुड़ा जीवधारी है मानव। मनुष्य के अंदर ही प्रज्ञा होती है, तभी वह सृष्टि का सबसे विवेकशील प्राणी है। छठा प्रश्न देखिए। सिद्धार्थ ने 2500 वर्ष पूर्व घर का त्याग किया था। सिद्धार्थ जैसा कि आप जानते हैं उनको महात्मा बुद्ध के नाम से जाना जाता है और उन्होंने 2500 वर्ष पहले मानवता के लिए घर का त्याग किया था और सत्य की खोज में वो घर से निकले थे। उसके बाद उन्होंने जब सत्य को जान लिया तो उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, जैसा आपने इतिहास में पढ़ा है। सिद्धार्थ का अर्थ होता है सब अर्थों से सिद्ध, और जब वे ज्ञान को प्राप्त हो गए थे तब वो बुद्ध हो गए थे। बुद्ध का मतलब होता है जिसने ज्ञान को प्राप्त कर लिया, जिसने सर्वोच्च ज्ञान को जान लिया। 7वां प्रश्न देखिए। संस्कृति के दायरे में न्यूटन संस्कृत थे। संस्कृति के दायरे में न्यूटन आपको पता है जिन्होंने गति के नियम दिए थे, बहुत महान वैज्ञानिक थे। और आगे मैं आपको स्पष्ट करता हूं कि संस्कृत किसको कहते हैं और संस्कृति किसको कहते हैं। वास्तव में संस्कृत व्यक्ति उसे कहा जा सकता है जिसका पेट भरा हो, जिसका शरीर वस्त्रों से ढका हो, लेकिन फिर भी वह बेकार न बैठकर कुछ नया खोजने में सक्रिय हो। तो न्यूटन भी आपको पता है उन्हें किसी बात की कमी नहीं थी, उनका पेट भी भरा हुआ था, शरीर भी वस्त्रों से ढका हुआ था, लेकिन वे संस्कृत व्यक्ति थे, मानवता के लिए चिंतन करने वाले व्यक्ति थे और इसलिए वो दिन रात शोध कार्य करते रहते थे और उन्होंने जो है मानवता की भलाई के लिए अनेक विज्ञान के नियमों को खोजा। 9वां प्रश्न देखिए। तृष्णा के वशीभूत लड़ती कटती मानवता को सुख से रखने के लिए सिद्धार्थ ने घर का त्याग किया था। जैसा कि आपको पता है तृष्णा मैंने इच्छाओं के वशीभूत जो मानव दिन रात लड़ता रहता है, खपता रहता है और सुख को खोजता रहता है, उन्हीं का वास्तविक सत्य जानने के लिए सिद्धार्थ ने, महात्मा बुद्ध ने घर का त्याग किया था। संस्कृति पाठ में ऐसा बताया गया है। अगला प्रश्न देखिए। अपनी डेस्क मैंने बेंच, अपनी डेस्क में रखे डबल रोटी के सूखे हुए टुकड़े स्वयं न खाकर दूसरों को लेनिन खिला दिया करते थे। लेनिन आपको पता है रूस की क्रांति के एक बहुत बड़े नायक थे। इन्हीं के नेतृत्व में जो है रूसी क्रांति हुई थी 1917 में।
तो उनके बारे में इस पाठ में कथन आया है कि वो अपने डेस्क में, अपने बेंच में रखे हुए डबल रोटी के सूखे हुए टुकड़ों को स्वयं न खा करके दूसरे ज़रूरतमंद लोगों को खिला दिया करते थे, क्योंकि रूस की क्रांति आपको पता है इन्हीं के नेतृत्व में लड़ी गई थी। अगला प्रश्न देखिए, 11वां प्रश्न, मानव संस्कृति को लेखक ने अविभाज्य वस्तु कहा है। मानव संस्कृति को लेखक ने अविभाज्य वस्तु कहा है। अविभाज्य वस्तु होती है जो बांटी नहीं जा सकती, जो बट नहीं सकती, जो खंडित नहीं हो सकती। तो मानव संस्कृति जो है वो अविभाज्य वस्तु होती है। वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जिंदा रहती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वो हमारी जो संस्कृति के गुण होते हैं, उसके जो मूल्य होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते रहते हैं। इसलिए वे मानव मूल्य सदियों तक सुरक्षित रहते हैं, इसलिए वे अविभाज्य होते हैं। 12वां प्रश्न देखिए, लेनिन को रूस देश का भाग्य विधाता माना जाता है। इस प्रश्न का तात्पर्य क्या है? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, रूस की क्रांति लेनिन के नेतृत्व में हुई थी। उन्होंने 1917 में रूस की क्रांति का नेतृत्व किया था, इसलिए उनको रूस का भाग्य विधाता माना जाता है। जैसा कि आपको पता है आज विश्व की बड़ी महाशक्तियों में रूस की गिनती होती है, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे लेनिन का भी हाथ है। लेनिन कार्ल मार्क्स विचारधारा के समर्थक थे। 13वां प्रश्न देखिए, संसार भर के मजदूरों को सुखी करने के लिए कार्ल मार्क्स स्वयं जीवन भर दुखी रहा। कार्ल मार्क्स आपको पता है जर्मनी के रहने वाले थे। उन्होंने जो है मजदूरों के लिए जीवन भर कार्य किया, और दुनिया के अंदर जितने भी मजदूरों के लिए कार्य हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं कार्ल मार्क्स की थ्योरी ही काम करती है। उन्होंने एक बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी, दास कैपिटल। उस दास कैपिटल के अंदर उन्होंने बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं, और बहुत सारे साम्यवादी देश कार्ल मार्क्स की विचारधारा पर ही चलते आए हैं। रूस भी कहीं ना कहीं कार्ल मार्क्स से प्रभावित था, और रूस की क्रांति में कार्ल मार्क्स के विचारों का ही पोषण हुआ था। लेनिन कार्ल मार्क्स के विचारों को लेकर ही रूसी क्रांति का नेतृत्व कर पाया था। 14वां प्रश्न देखिए, नई चीज को खोजने वाला व्यक्ति संस्कृत कहलाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, संस्कृत व्यक्ति वह होता है जिसका तन ढका होता है, पेट भरा होता है, जिसे किसी बात की कमी नहीं होती, लेकिन फिर भी वह दिन रात समाज और मानवता के कल्याण के लिए चिंतन करता रहता है, और अक्सर नई चीज़ों के खोजने में लगा रहता है ताकि मानवता का भला हो। न्यूटन का नाम आपने सुना है, और भी बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिकों के नाम आपने सुने हैं जिन्होंने मानवता की रक्षा की है। 15वां प्रश्न देखिए, जो योग्यता किसी महामानव से सर्वस्व त्याग कराती है वह संस्कृति कहलाती है। देखिए, महामानव कौन होते हैं? महामानव वे होते हैं जो समाज और मानवता का कल्याण करने के लिए ही धरती पर जन्म लेते हैं। वो हमेशा अपना सब कुछ त्याग करके केवल मानवता का ही कल्याण करते हैं। इसी कारण हम उनको महामानव कहते हैं। वो महामानव जो होते हैं वो अपना सर्वस्व त्याग करते हैं, और वही वास्तव में वही संस्कृति कहलाती है। वही एक प्रकार की योग्यता होती है जो मनुष्य को महामानव बनाने की यात्रा कराती है। 16वां प्रश्न देखिए, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था, सिद्धार्थ मैंने सब अर्थों से सिद्ध। बाद में ज्ञान प्राप्ति के बाद वे महात्मा बुद्ध कहलाए। बुद्धत्व को प्राप्त किया था उन्होंने, सर्वोच्च ज्ञान को प्राप्त किया था, इसलिए बुद्ध कहलाए। अगला प्रश्न देखिए, 17वां प्रश्न, लेखक ने नींद न आने का कारण संस्कृति मनुष्य के चिंतन को बताया है। लेखक ये बताना चाहता है कि नींद न आने का कारण क्या है? संस्कृति मनुष्य का चिंतन। कहने का इसमें तात्पर्य क्या है कि जो मानवता के विचारों में खोया रहता है, जन कल्याण के विचारों में खोया रहता है, मानवता का किस प्रकार से मंगल हो, वे सभी के सभी कहीं ना कहीं जो है दिन रात जागते रहते हैं। उन्हें तब तक नींद नहीं आती है जब तक कि उनका वह चिंतन किसी लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेता। 18वां प्रश्न देखिए, हमारे खाने पीने के तरीके, ओढ़ने पहनने के तरीके और परस्पर कट मरने के तरीके, ये सब हमारी सभ्यता है। जैसा कि आपको पता है, हम अक्सर बात करते हैं सभ्यता संस्कृति की, तो सभ्यता संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती रहती है। एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को अपना खान पान, ओढ़ने पहनने के तरीके,
किन चीज़ों का विरोध करना है, किन मान्यताओं को मानना है, ये सब उनको लिखित में भी दे करके जाती है और मौखिक में भी दे करके जाती है। तो ये सब हमारी सभ्यता के अंतर्गत आते हैं, ये सब हमारी सिविलाइजेशन का एक बड़ा महत्वपूर्ण भाग कहलाता है। लेखक ने ये बताने का प्रयास किया है। 19वां प्रश्न देखिए, कल्याण की भावना से नाता तोड़ लेने पर संस्कृति असंस्कृति बन जाती है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, कल्याण की भावना से नाता तोड़ लेने पर संस्कृति असंस्कृति बन जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि हम संस्कृति उसे कहते हैं जो कल्याण की भावना से आगे बढ़े। जो संस्कृति, जो सभ्यता कल्याण का रास्ता नहीं दिखाती है, मानव कल्याण के बारे में नहीं सोचती है, वास्तव में वह संस्कृति नहीं होती, वह असंस्कृति होती है, वह असभ्यता होती है, वह असभ्य लोगों का समूह होता है। सभ्य लोग तो वो होते हैं जो मानवता के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। लेखक यह बताना चाहता है। 20वां प्रश्न देखिए, संस्कृति के नाम पर आज कूड़े करकट का बोध होता है। लेखक ने यहाँ पर व्यंग किया है कि हम संस्कृति की बात तो करते हैं, लेकिन वास्तव में आज संस्कृति के नाम पर कूड़े करकट का बोध होता है। आज हम संस्कृति का जो वास्तविक रूप है, जो हमारे महापुरुषों ने दिया था, या जिसे हम वास्तविक संस्कृति कहते हैं, वह हमें नहीं दिखाई देती, उसका कूड़ा करकट रूप ही दिखाई देता है। हम संस्कृति के नाम पर, हम सभ्यता के नाम पर दूसरे लोगों का शोषण करते हैं। मानव के अंदर अंतर करता है, मानव को छोटा बड़ा मानता है, एक मानव दूसरे मानव से घृणा करता है। तो यह संस्कृति नहीं हो सकती। वास्तव में संस्कृति का यह रूप कूड़े करकट का ही बोध कराता है। वास्तविक संस्कृति तो वह होती है जो मानव को मानव से प्रेम करना सिखाए, जो एक दुखी मानव के आंसू पोंछना सिखाए। वास्तव में संस्कृति तो वही है, वास्तव में तो मानवता भी वही है, बाकी सब कुछ कूड़ा करकट है। 21वां प्रश्न देखिए, न्यूटन ने जब गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का आविष्कार किया था तो उसे संस्कृत मानव कहा गया। इस प्रश्न के पीछे कहने का तात्पर्य क्या है कि जब कोई महामानव समाज के लिए कोई कल्याणकारी कार्य करता है तो उसे संस्कृत मानव कहा जाता है। जब जब मानव ने जन कल्याण के कार्य किए हैं, मानवता के कल्याण के लिए कार्य किए हैं, मानवता की रक्षा के लिए कोई आविष्कार किया है, तब तब उसे संस्कृत मानव कहा गया है, तब तक उसे महामानव कहा गया है। तो इस संस्कृति अध्याय के माध्यम से लेखक भदंत आनंद कौशल्यायन ने यह बताने का प्रयास किया है कि वास्तव में संस्कृति है क्या, वास्तव में संस्कृत मनुष्य किसे कहते हैं, सभ्यता और संस्कृति का आपस में क्या संबंध है, प्रज्ञा से जुड़ा जीवधारी कौन है। इस तरह के प्रश्न उठाकर संस्कृति अध्याय को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। तो मैं समझता हूँ इन संक्षिप्त बिंदुओं के माध्यम से मैंने आपको संस्कृति अध्याय समझाने का प्रयास किया। यदि मैं अपने इस प्रयास में सफल रहा तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें ताकि सभी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।